हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट केमिकल डायनामिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए केमिकल डायनामिक्स के अंदर हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 14 पे, और आज के इस 14 लेक्चर के अंदर हमने एक फोटो केमिकल रिएक्शन पे डिस्कशन लेना है। तो देखिए अगर आप अपना सिलेबस देख रहे हैं तो वहां आपको देखने को मिल रहा है हमको दो टाइप की फोटो केमिकल रिएक्शंस करवानी है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन ब्रोमीन फोटोकेमिकल रिएक्शन, सेकंड वन इज हाइड्रोजन क्लोरीन फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि एक टाइप की चेन रिएक्शंस है। ओके, तो आज के इस 14 लेक्चर पे पर्टिकुलरली हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमीन फोटोकेमिकल रिएक्शन पर डिस्कशन लेंगे, कंप्लीट इसका रेट डिटरमाइन करना सीखेंगे, एंड इसके बाद जो 15th लेक्चर रहेगा उस पर हम बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपने अगर अपना बुक्स वगैरह देखी होंगी तो आपको उसमें एक लंबा सा डेरिवेशन दिख रहा होगा जो कि आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा लेंथी है बट बहुत आसान है। आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आप सारी चीजें खुद ब खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखिएगा, उसके बाद देन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको डेफिनेटली क्लियर आएगा। तो देखिए एक और चीज मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगी कि यहाँ जो मैं आपको इमेज शो कर रही हूँ ना, ये मैं सारे ऑडियंस को नहीं कर रही, जस्ट उनको कर रही हूँ जो वीडियो वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब और लाइक करके नहीं जाते हैं। तो प्लीज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो वॉचिंग टाइम का यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये 50-50 का आपको देखने को मिल रहा है। इसमें शो किया गया है कि 50.2% मेरी जो वीडियो वॉच हो रही है वो सब्सक्राइब्ड ऑडियंस की थ्रू हो रही है, और बची हुई 49.8% वीडियो जो कि आपको अप्रॉक्स 50 ही लगेगी, ये नॉन सब्सक्राइब्ड ऑडियंस की थ्रू हो रही है। तो देख लीजिए बहुत ज्यादा यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है 50-50 का। तो प्लीज मैं आपके नॉन सब्सक्राइब ऑडियंस को बोलना चाहूंगी कि अगर आप प्लीज वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे देन हम लोग खुद ब खुद मॉडिफाई हो जाता है, खुद ब खुद बहुत अच्छा वर्क करने लगता है। ठीक है, आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना जरूरी है, और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहाँ शो होता है, आपके सब्सक्राइबर्स पे और आपके लाइक्स पे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, आप अगर वीडियो को वॉच करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस चीज को मैं आपको साइड कराती हूँ, तो प्लीज माइंड पे रखिएगा। तो अभी हम पर्टिकुलरली अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो हमने आज के लेक्चर पे क्या डिस्कशन लेनी थी, आज हम बात करने वाले थे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पे शो करनी है, किसकी शो करनी है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन की। ठीक है, तो फर्स्टली बात आती है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती क्या है, तब जाके हम लोग हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन की फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराएंगे। तो देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन को मैं आपको सिंपली ऐसे बोलूं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जो किसके थ्रू प्रोसीड होती है, फोटो के थ्रू प्रोसीड होती है। फोटो मतलब क्या हुआ, देखिए आपको पता है फोटो मतलब होता है लाइट। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर कोई रिएक्शन लाइट के थ्रू प्रोसीड हो, ठीक है, लाइट के कांटेक्ट में आने का आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो लाइट की ओर एक्सपोज हुआ, लाइट की वजह से क्या हुआ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, यानी कि रिएक्शन किसकी वजह से हुई, सिंपली बोल सकते हो फोटो की वजह से, लाइट की वजह से, जिसे आप एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हो। तो ऐसी रिएक्शंस को ही आप क्या बोलते हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन। समझ में आया। और हमने आज के लेक्चर पे क्या कराना है, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी है जहां पे हमारा हाइड्रोजन मींस H2 एंड ब्रोमीन यानी कि Br2 एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्ट कर रहे हो। ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन की हमने बात करनी है। तो देखो कितना आसान सा तो है, हम कर सकते हैं ना। देखो मैं आपको अगर शो कराऊं तो आप देख सकते हैं ये एक रिएक्शन है जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन है। कैसे, हमने H2 को रिएक्टेंट लिया है, Br2 को भी रिएक्टेंट लिया है, और इन दोनों की रिएक्शन कहाँ कराई है, फोटो की प्रेजेंस में यानी कि HNO की प्रेजेंस में, और आफ्टर रिएक्शन आपको 2HBr मिल गया, तो रिएक्शन तो हमने करा ली, बात खत्म। हमने यही चीज आज के लेक्चर पे करनी है। ओके, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बोला था कि रिएक्शन क्या है, आपको आधी आधी अधूरी नॉलेज देता है। कैसे देता है, क्योंकि रिएक्शन में आपको क्या है, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही मिल रहा है, इनके अलावा रिएक्शन के अंदर क्या क्या इंटरमीडिएट बना, कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई, कौन सा रेट आपका बना, ये सारी चीजें आपको रिएक्शन से पता नहीं चलती है। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको इसकी मैकेनिज्म को देखना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन पे बात खत्म ना करके इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। तो जब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो हम यहाँ पर कुछ चेन रिएक्शन की बात करेंगे। अब हम यहाँ चेन रिएक्शन की क्यों बात कर रहे हैं, क्यों, देखो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जब भी आपकी रिएक्शन फोटोन्स की प्रेजेंस में या फिर लाइट की प्रेजेंस में, रेडिएशन की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है, तो उस केस में क्या होता है, आपको रेडिकल्स मिलते हैं एज अ इंटरमीडिएट। यानी कि अगर आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखेंगे तो आपको देख के ही पता चलेगा, आपको इस रिएक्शन को वैसे देख के मालूम पड़ जाना चाहिए कि अगर ये रिएक्शंस क्या है, रेडिएशन की प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इस रिएक्शन में पक्का कोई इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट बनेगा और वो इंटरमीडिएट क्या होगा, रेडिकल होगा, क्योंकि हमको पता है लाइट की प्रेजेंस में जो इंटरमीडिएट होते हैं वो आपकी क्या होता है, हमेशा रेडिकल्स होते हैं। तो रेडिकल के लिए जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं वो होता है आपकी चेन रिएक्शन, जिसे आप कैसे स्टेप्स में देखते हैं, ये फॉलोइंग स्टेप्स में देखते हैं। तो आपको पता है चेन रिएक्शन के स्टेप्स क्या होता है, पहला होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन, थर्ड वन इज चेन इनिबिशन एंड फोर्थ वन इज चेन टर्मिनेशन। तो ये सारे स्टेप्स को हमने यहाँ पे फॉलो करना है और इन स्टेप्स के थ्रू हमको पता चल जाएगा कि हमारी ये गिवन रिएक्शन की, जो कि एक टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन है, तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। इतनी चीज आई। अब देखो मैकेनिज्म भी अब हमने कर ली, अब हम लोग लास्टली एक और चीज के बारे में डिस्कशन लेंगे, वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अब हमने देखना है कि इस रिएक्शन का रेट क्या है। अब देखो आपने इस रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू निकालेंगे, लेकिन हमको ये चीज साफ साफ दिख रही है कि ये जो रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हमको मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ रहा है, यानी कि ये एक टाइप की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो देखो हमने एसएसए पे पढ़ा हुआ था कि अगर आपकी मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन रहती है तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में रेट डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और रेट डिटरमाइन करने के लिए हमको एसएसए का यूज करना होता है। तो सेम चीज आप यहाँ अगेन फॉलो कराएंगे। क्या करेंगे, जब देखो अभी मैं जो समझा रही हूँ, अभी हम लोग जब करेंगे तब आपको और क्लियर आएगा, अभी जिस मैं बोल रही हूँ कि क्या क्या करना है। ओके, तो देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब मैकेनिज्म की रेट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रेट की वैल्यू है वो कुछ इस टाइप की, यानी कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, इस पूरी वैल्यू के इक्वल है। अब ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि रेट किसके इक्वल है, concentration of Br radical, concentration of H2, concentration of H radical, concentration of Br2, concentration of HBr और concentration of H radical। अब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे जो concentration of H2 है, concentration of B2 है और concentration of HBr है, इसको निकालना तो आपके लिए आसान है, क्योंकि H2 and Br2 concentration of reactant हो गया, HBr मतलब concentration of product हो गया, तो इनका concentration तो आप पुट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर को रेडिकल्स भी तो मिल रहे हैं, और आपको पता है जो रेडिकल्स है वो एक टाइप की इंटरमीडिएट है, वो रिएक्शन में आपको दिखते नहीं है। देखो रिएक्शन में आपको सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखता है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये जो बीच में रेडिकल्स मिल रहे हैं, ये तो आपको दिखते ही नहीं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से ये मिनिमम 3 सेकंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि बनते और गायब हो जाते हैं। तो इनका कंसंट्रेशन निकालना डिफिकल्ट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेट की इक्वेशन में डिफिकल्टी आपको यहाँ पे आएगी कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ बी आर नहीं पता, सॉरी बी आर रेडिकल नहीं पता, एच रेडिकल नहीं पता, एच रेडिकल नहीं पता। अगर आपको इनका कंसंट्रेशन ही नोन नहीं है तो आप यहाँ पर को रेट नहीं निकाल सकते। तो अब आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसएसए का यूज करेंगे। एसएसए का काम यही तो है। एसएसए क्या बोलता था कि जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है रिएक्शन में, मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो आपका इंटरमीडिएट है, उसका जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है टाइम के साथ, वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, या फिर आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर को जैसे एसएसए लगाएंगे किसके लिए, एच रेडिकल और बी आर रेडिकल के लिए, तो हम एसएसए को फॉलो करते हुए जब हम चलेंगे, जैसे हमने एसएसए के लेक्चर पे किया हुआ था, तो फॉलो करते करते अभी मैं दिखाऊंगी कैसे फॉलो करना है, आसान है। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर को बी आर रेडिकल की वैल्यू मिल जाएगी और आपको एच रेडिकल की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको अगर मैं सिंपली बोलूं कि इस पूरे रेट में आपको एसएसए का यूज करके एच रेडिकल का कंसंट्रेशन भी पता चल जाएगा, बी आर रेडिकल का कंसंट्रेशन भी पता चल जाएगा, किसकी हेल्प से, एसएसए यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से। तो जैसे आपको इन दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी कंसंट्रेशन की, तो बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम तो यही क्रिएट कर रहे थे ना कि इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन नहीं मालूम है। अब इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन मालूम नहीं है तो रेट नहीं निकल सकता, तो हमने एसएसए का यूज करके इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन भी निकाल दिया। और जैसे आप कंसंट्रेशन निकालोगे तो कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट करोगे, तो फाइनली आपको जब सॉल्व करोगे तो आपकी रेट की इक्वेशन आपको कुछ इस टाइप की आएगी, मतलब एक्चुअल में रेट की इक्वेशन ये आएगी। आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे आपको रेट कुछ इस टाइप का मिलेगा, बट ये इक्वेशन थोड़ी सी आपको हैवी लग रही है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी लग रही है, तो इसे रिड्यूस करके सॉल्व करके आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस टाइप की होगी। अब ये देखो कितनी छोटी बन गई, ये बन गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन आपकी क्या है, आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन का रेट है, इसको आप बोलोगे रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि आपकी HBr की हुई है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो इस रेट से आपको एक और चीज पता चलेगा कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई एड्सॉर्प्शन। अब ये क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, तो अभी जिस इतना समझो कि यहाँ पे आपको रेट में साफ साफ दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं कांस्टेंट हटाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एड्सॉर्प्शन। अब ये क्या है, अब आप सुनते रहिएगा, ठीक है। इतना हुआ तो
ये चीज हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस करनी है। अब मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ हमने किया क्या है, ठीक है। तो फर्स्टली देखो हमने बात की कि फर्स्टली थ्योरी के साथ लेके चलो, तो ये बोल रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोकेमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इस जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो किसकी और एक्सपोज होगा, लाइट की ओर एक्सपोज होगा, यानी कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में किसकी वजह से कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ लाइट। यानी कि रिएक्शन अगर फोटोन्स की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, रेडिएशन की प्रेजेंस में प्रोसीड हो, ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन के केस में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, जो मैं आपको स्किप करा चुकी हूँ, बट मैं आपको बोल रही हूँ, वो ये कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका रेट होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपके जो फोटोन्स हैं, आपकी जो रेडिएशन, आपकी जो लाइट है, उनकी कितनी इंटेंसिटी, जिसे आप बोलते हैं आई एड्सॉर्ब, यानी कि जो आपकी एड्सॉर्ब की हुई रेडिएशन है, जब आपने रिएक्शन कराए तो इसमें कुछ रेडिएशन आपकी एड्सॉर्ब हुई, जो एड्सॉर्ब हुई लाइट है उसका जितना इंटेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या रहता है, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो हमने क्या है फाइनली नीचे निकाला भी है। तो मैंने आपको बोला था ये चीज आपने माइंड पर रखनी है कि यहाँ पे आप रेट में साफ साफ देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई एड्सॉर्प्शन। इसका मतलब क्या, आप बोल सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितनी इंटेंसिटी की फोटोन आप प्रोवाइड करा रहे हैं। दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एड्सॉर्प्शन। इतनी चीज क्लियर है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो रेट है वो इंटेंसिटी ऑफ एड्सॉर्ब लाइट पे डिपेंड करती है, जो मैं यहाँ पर स्किप कर चुकी हूँ, आप पक्का पक्का लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपने थ्योरी का काम कर लिया, अब आप प्रॉपरली आएंगे अपनी फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाने में। तो आप फर्स्टली क्या बोलेंगे, ये क्या बोल रहा है, हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन किसकी करानी है, H2 एंड Br2 की करानी, यानी कि हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है। तो अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, अभी जस्ट हम लोग रिएक्शन की बात करें, तो रिएक्शन हमें कुछ ऐसे अपेयर होगी, आप देख सकते हैं H2 हमारा एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, Br2 हमारा दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इनको अगर हम बाहर से रेडिएशन देंगे, और रेडिएशन को आप HNu भी बोल सकते हो, तो आपकी रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, आपके रिएक्शन के बाद आपको 2HBr ऑब्टेन होगा, तो ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया रिएक्टेंट, ओके। तो अब ये तो हम कर लिए, अब हमने क्या करना है, इसकी मैकेनिज्म समझनी है। तो हम बोल सकते हैं सिंस इट इज अ चेन रिएक्शन, ये आपको एक टाइप की चेन रिएक्शन आपको देगा, जिसके एलिमेंट्री स्टेप्स को हम नीचे डिस्कस करेंगे। और मैंने बता दिया कि ये चेन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई फोटोन्स का यूज करें, और फोटोन्स की प्रेजेंस अगर रिएक्शन में आ गई तो रिएक्शन के अंदर आपको जो इंटरमीडिएट मिलेंगे वो हमेशा रेडिकल्स मिलेंगे, और जिसके लिए हम लोग क्या है, चेन स्टेप रिएक्शन ही फॉलो करते हैं, और इन एलिमेंट्री स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं। तो अब हमने देखो इतना कर लेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे अपने एलिमेंट्री स्टेप पे। तो पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, सेकंड है चेन प्रोपोगेशन, थर्ड है चेन इनिबिशन, और फोर्थ है आपका चेन टर्मिनेशन। तो होता क्या है, आप कैसे इस मैकेनिज्म को फॉलो कराएंगे मैं आपको समझाती हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो आपको पता है पहला एलिमेंट्री स्टेप आपका क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप, ओके। अब चेन इनिशिएशन स्टेप मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप क्या करते हो, चेन को इनिशिएट करते हो, यानी कि रिएक्शन को इनिशिएट करते हो, ठीक है। तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको क्या लेना होगा, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो इस स्टेप में आप क्या करते हैं, अपने दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं। तो सपोज कीजिए हमने Br2 यानी कि ब्रोमीन को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अब हम ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे, जो हमारी रिएक्शन कंडीशन होगी। रिएक्शन कंडीशन हमारी क्या है, रेडिएशन, यानी कि अब हमने क्या किया, अपने Br2 को किसके साथ ट्रीट किया, रेडिएशन के साथ, यानी कि इसके ऊपर क्या है, कुछ रेडिएशन, कुछ फोटोन्स, कुछ लाइट इसके ऊपर डाली, ठीक है। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आई एड्सॉर्प्शन। इस आई एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब है, इस आई एड्सॉर्प्शन का ये मतलब है कि यहाँ पर को आपने जब अपने मॉलिक्यूल लिया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसके ऊपर रेडिएशन डाले, तो आपके इस मॉलिक्यूल ने क्या है, आई अमाउंट की इंटेंसिटी की रेडिएशन को क्या किया, ऑब्जॉर्ब किया, जिस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है आई एड्सॉर्प्शन, ओके। और एक और चीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है और आपको नोट कर लेनी चाहिए, वो ये कि इस स्टेप में, यानी कि चेन इनिशिएशन स्टेप के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं इस स्टेप का, चेन इनिशिएशन स्टेप का रेट निकालूं, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि कितने अमाउंट की लाइट आपकी एब्जॉर्ब हुई है, उसकी इंटेंसिटी पे आपका इस स्टेप का रेट डिटरमाइन रहता है, ठीक है। जो चीज मैं आपको ऊपर भी बोल चुकी हूँ कि जितनी ज्यादा आपकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा आपको रेट मिलेगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। और ये आपका ये जो रिलेशनशिप आता है वो
आपका कहाँ से आता है, चेन इनिशिएशन स्टेप से ही आता है। तो ये चीज भी आपको माइंड पर रखनी है और ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी जिस इतना सुनो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखो अपने Br2 मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या डाला, फोटोन्स डाला, लाइट इसके मॉलिक्यूल के ऊपर डाली। अब आपको पता, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आप लाइट डालोगे तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल टूट जाएगा। बट कैसे टूटेगा वो बात करते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास जो टूटने का जो प्रोसेस होता है, जो क्लीवेज होती है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होती है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, होमोलाइटिक क्लीवेज आपकी कब बनती है, जब आप किसी रेडिएशन की बात करते हैं, यानी कि अगर आप किसी रेडिएशन के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, क्लीव कर रहे हैं, तो उस केस में जो क्लीवेज होगी वो आपकी होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। अगर किसी फोटोन्स की बजाय किसी दूसरी वजह से, कैटलिस्ट वगैरह किसी दूसरी वजह से आपके मॉलिक्यूल में ब्रेकिंग आपको देखने को मिलती है, क्लीवेज आपको देखने को मिलती है, तो उस टाइप की क्लीवेज को आप क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो देखो इस पर्टिकुलर केस में तो आप किसका यूज कर रहे हैं, फोटोन्स का यूज कर रहे हैं, और फोटोन की वजह से क्या कर रहे हैं, आप रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो आपका Br2 मॉलिक्यूल में क्लीवेज होगी वो कैसी होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होती है, देखो मैं एक बार बोल रही हूँ, नीचे तक हमारा काम आ जाएगा। देखो आपका Br2 है, ये Br2 में होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब ये हुआ कि आपका जो Br2 मॉलिक्यूल है इसमें एक सिंगल बॉन्ड बना है। सिंगल बॉन्ड मतलब Br ने एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, दूसरे Br ने एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक सिंगल बॉन्ड को क्रिएट किया है, ओके। लेकिन जब आप होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं तो होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से ये जो इनके इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये इक्वली अपने अपने एटम के ऊपर शेयर हो जाते हैं, यानी कि अपने अपने एटम्स को अपने अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे आपको दो Br फ्री रेडिकल ऑब्टेन हो जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब आपने Br2 मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन डाली तो आफ्टर रेडिएशन के बाद आपको क्या देखने को मिला, आपका Br2 मॉलिक्यूल 2Br रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या मिला, हमको प्रोडक्ट क्या मिला, 2Br। इतनी चीज क्लियर आई। और इस रिएक्शन के लिए सपोज करते हैं हम कांस्टेंट क्या कंसीडर कर लेते हैं, K1। तो ये स्टेप आपका क्या रहता है, चेन इनिशिएशन। यहाँ आपने चेन को क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया, ठीक है। रेडिएशन सॉरी रेडिकल आपने यहाँ पर बना दिया, इनिशिएट कर दिया रिएक्शन, ओके। अब है चेन प्रोपोगेशन, यानी कि अब आपने इस रेडिकल के थ्रू क्या है, अपनी रिएक्शन को, अपनी चेन को क्या करना है, प्रोपोगेट करना है, यानी कि बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखो आप क्या करेंगे, इन दो फ्री रेडिकल में से एक Br फ्री रेडिकल को ले लेंगे। अब इस Br फ्री रेडिकल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अपने दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, जो है आपका H2, ओके। तो देखो अगर आप इस Br रेडिकल का रिएक्शन कराना चाहते हैं H2 के साथ, तो देखो यहाँ भी तो सेम चीज होगी। पहली चीज की यहाँ जो क्लीवेज होगी, देखो आपने क्या कराना है, इस रेडिकल की रिएक्शन इसके साथ कराना है, इस मॉलिक्यूल के साथ। और आपको ये चीज पहले से नोन है कि आपका जो रेडिकल है वो किसी मॉलिक्यूल के साथ तब तक रिएक्ट नहीं करता जब तक आपका मॉलिक्यूल रेडिकल में कन्वर्ट ना हो। अगर आपका ये मॉलिक्यूल H रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये मॉलिक्यूल जाके आपके H के साथ कंबाइन करेगा, जब तब जाके आपका ये रेडिकल आपके दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि रेडिकल को रिएक्शन कराने के लिए दूसरा रेडिकल ही चाहिए, वो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो रेडिकल रिएक्ट करता है रेडिकल के साथ, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, आप सेम चीज होगा, यहाँ रेडिकल बनने की तो पूरे पूरे चांसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका जो H2 है, अगर आप इसकी क्लीवेज कराएंगे तो वो होमोलाइटिक क्लीवेज ही होगी। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में आपको रेडिएशन दी हुई है, लाइट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H2 का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से आपको दो रेडिकल मिले। इन दोनों रेडिकल में से एक हाइड्रोजन का रेडिकल ब्रोमीन रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, और रेडिकल रेडिकल कंबाइन होंगे तो बनेगा बॉन्ड, बिकॉज दो रेडिकल कंबाइन करके, दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको HBr का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन रेडिकल मिलेगा। तो देखो HBr और एक हाइड्रोजन रेडिकल, ओके। अब क्या होगा, अब हम इस प्रोपोगेशन स्टेप को यहीं पे फिनिश नहीं करेंगे, इस स्टेप को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अभी हमको क्या है, एक H रेडिकल मिला हुआ है, इस H रेडिकल के लिए हमको एक कैरियर भी चाहिए, इसके साथ एक दूसरा रेडिकल भी चाहिए, जो है आपका Br रेडिकल। अब ये आपको कहां से ऑब्टेन होगा, आप क्या करेंगे, इस H रेडिकल को अगेन वापस से लेंगे, आपने H रेडिकल लिया, अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा है, अभी इससे पहले स्टेप में आपने H2 लिया था, अब आप अगेन क्या लेंगे, Br2। अब इसकी रिएक्शन आप क्या कराएंगे, Br2 के साथ। तो देखो Br2 में अगेन होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से आपको दो Br फ्री रेडिकल मिलेंगे। इन दोनों Br फ्री रेडिकल में से एक कंबाइन करेगा H के साथ, जिसकी वजह से बनेगा HBr, और एक Br रेडिकल आपको मिल जाएगा। तो HBr एंड Br रेडिकल आपको मिल गया। यहाँ पे हमारी चेन प्रोपोगेशन स्टेप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर आई, ये बना चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। नाउ अगला आता है आपका चेन इनिबिशन स्टेप। तो देखो चेन इनिबिशन का क्या मतलब है,
चेन को इनहिबिट करना। तो देखो ना, इनहिबिशन को आप ऐसे समझो, आप जैसे केमिस्ट्री के अंदर दो टाइप के कंपाउंड पढ़ते हैं, एक होता है कैटलिस्ट, एक होता है इनहिबिटर। ओके, तो कैटलिस्ट का क्या काम होता है? देखिए, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। ओके, और इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो उसी इनहिबिशन का हमने यहाँ पे बात की। देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करोगे तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो आपका ये HBr है, ये एज अ इनहिबिटर भी एक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? आप यहाँ पे चेन इनहिबिशन स्टेप में क्या देखेंगे कि आपका जो HBr है, ये अगेन H रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या है? अपने आप को तोड़ रहा है। अपने आप को तोड़ रहा है मतलब अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो पहले बन चुका है वो अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है, यानी कि अपनी रेट को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? चेन इनहिबिशन स्टेप, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है वो अपने आप को ब्रेक कर रहा है, अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोज करने के बाद जैसे क्या है, अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हो HBr को, जब आप HBr की H रेडिकल से रिएक्शन कराएंगे तो आपको H रेडिकल एंड Br रेडिकल मिलेगा। अब ये H रेडिकल अगेन किसके साथ कंबाइंड होगा? H रेडिकल के साथ, तो आपको मिलेगा H2 एंड Br2। तो देखो, आपका जो HBr जो मॉलिक्यूल था, जो ये प्रोडक्ट था, ये इनहिबिशन की वजह से, इस स्टेप की वजह से किस में टूटा? H2 में टूटा। और किस में टूटा? Br रेडिकल में टूटा। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पीछे की ओर गया और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में टूटा, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड की ओर जा रही है, पीछे की ओर जा रही है। यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या है? डिक्रीज होते हुए मिल रहा है। और किसकी वजह से मिल रहा है? HBr की वजह से मिल रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन करवा रहा है, इसी की वजह से रिएक्शन हो रही है। यही एज अ प्रोडक्ट है और यही अपने आप को तोड़ के रिएक्शन को पीछे की ओर ला रहा है, यानी कि रेट घटा रहा है। तो हम इस स्टेप का नाम देते हैं चेन इनहिबिशन स्टेप, क्योंकि यहाँ पर कोई इनहिबिशन होता है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका HBr क्या है? इनहिबिटर की तरह एक्ट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। बस इतनी सी बात आपने करनी है। इस वजह से इस स्टेप को हम बोलते हैं चेन इनहिबिशन स्टेप। ओके, अब देखो, ये चीज भी कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये दो रेडिकल है, हमारे पास ये तीन रेडिकल है, तो आपका H ने H के साथ ही क्यों कंबाइन किया? इन दोनों ने ही बॉन्ड क्यों बनाया? Br के साथ क्यों नहीं बॉन्ड बनाया? क्यों? देखो, Br के साथ बॉन्ड बनाने की कोई चांस ही नहीं है। अगर ये Br के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अगेन ये HBr और H रेडिकल बन जाएगा, जो कि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑलरेडी है। तो अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो इनको एक नया प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो हमने इसलिए क्या है, H रेडिकल की रिएक्शन Br रेडिकल के साथ ना करके H रेडिकल के साथ ही किया, जिसकी वजह से हमें H2 प्लस Br रेडिकल मिला। इतनी चीज क्लियर आई? नाउ ये बन गया आपका चेन इनिबिशन स्टेप। नेक्स्ट बन जाता है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में आप क्या करते हैं? चेन को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। अब आप कैसे स्टॉप करेंगे? आप देखेंगे कि आपका प्रोपोगेशन स्टेप में लास्टली आपको Br रेडिकल मिला, चेन इनिबिशन स्टेप में भी आपको लास्टली Br रेडिकल मिला। आप इन दोनों Br रेडिकल को उठाएंगे और दोनों Br रेडिकल की रिएक्शन कराएंगे, तो दोनों रेडिकल कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाएंगे, तो आपको मिल जाएगा Br2। तो यहाँ पे आपके चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो ये फॉलोइंग स्टेप होप आपको क्लियर आए होंगे, ठीक है? अब देखो, अब हमने क्या इनका रेट भी लिख दिया है। पहले स्टेप के रेट कांस्टेंट को K1 बोलेंगे, दूसरे के K2 बोलेंगे, देन K3, K4, K5, यानी कि 5 कांस्टेंट आपके पास इस रिएक्शन के अंदर ऑब्टेन होते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? अब हमने क्या कर दिया? देखो, मैकेनिज्म भी कर लिया। अब हमने क्या करना था? मैकेनिज्म के बाद रेट निकालना था। तो देखो, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालू तो यहाँ लिखा हुआ है नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। जो आपका HBr फॉर्म हो रहा है, ये इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है? HBr। इस HBr के फॉर्मेशन की अगर आप रेट निकालना चाहेंगे, तो देखिए अब आप रेट कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो देखो, मैंने यहाँ सारी चीजें इरेज कर दी, अब आपको साफ साफ सब चीज दिखेगा। तो देखो, रेट आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है रेट आपने किसका निकालना है? तो यहाँ बोल रहे हैं नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, यानी कि जो आपका HBr है, HBr आपका क्या था? प्रोडक्ट था। इसका फॉर्मेशन का रेट अगर आपने निकालना है तो आप क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है? आपको पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp डिवाइडेड बाय dt। dp डिवाइडेड बाय dt मतलब कि प्रोडक्ट में कितना चेंज आया है, कब? टाइम के साथ, यानी कि रिएक्शन कराते टाइम पे जो आपका टाइम चेंज हो रहा है, उस टाइम के साथ आपके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, इसी को बोलते हैं dp डिवाइडेड बाय dt। इतनी चीज क्लियर आई? तो यहाँ पे p मतलब क्या है? आपका प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट क्या है? आपको पता है HBr है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस dp के बदले क्या कर सकती हूँ? DHBr कर सकती हूँ। तो अब मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड Br2 है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? DHBr डिवाइडेड बाय dt पे डिपेंड करता है, यानी कि
टाइम के साथ, रिएक्शन के साथ, HBr के कंसंट्रेशन पे यानी कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे कितना चेंज है, ये वैल्यू आपको किसके इक्वल बताई जाएगी, रेट के इक्वल बताई जाएगी। यानी कि आपके रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कि आपके HBr यानी कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, अगर आपको रेट निकालना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये निकालो कि आपका DHBr की वैल्यू क्या है। DHBr मतलब कि HBr की वैल्यू में कितना चेंज आया है ड्यूरिंग रिएक्शन। अगर आप ये निकाल देंगे तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएगी, रेट के इक्वल आएगी। तो अब हमारा मेन काम क्या हो गया, हमने देखना है कि पूरी रिएक्शन में HBr के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। ठीक है, तो अब हम लोग ये कहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिएक्शन के थ्रू तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते, हम किसके पास जाएंगे, मैकेनिज्म के पास जाएंगे। तो आप मैकेनिज्म में देखो मैंने साफ कर दिया, अब आपको क्लियर शो होगा। आप पहले बताइए कि मैकेनिज्म में कितने स्टेप है, 5 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, यानी कि 5 स्टेप की आपकी मैकेनिज्म है। और आपने इन 5 स्टेप की मैकेनिज्म में अब ये देखना है कि HBr कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, HBr पे डिपेंड कर रही है। तो HBr आप ढूंढिए। तो देखो पहले स्टेप में HBr है, नहीं है। दूसरे स्टेप में HBr है, बिल्कुल है। थर्ड स्टेप में है, बिल्कुल है। फोर्थ स्टेप में है, बिल्कुल है। फिफ्थ स्टेप में है, बिल्कुल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि HBr कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में है। और इन तीनों स्टेप्स के थ्रू हमारी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालनी पड़ेगी, बस हमने देखना है कि इन तीनों स्टेप में HBr की कंसंट्रेशन में कैसा चेंज है। पहले आप देखो, आपको पता है चेंजेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चेंजेस, एक होता है नेगेटिव चेंज। ठीक है, पॉजिटिव चेंज मतलब अगर आपको HBr का चेंज देखना है और आप बोल रहे हैं HBr में जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज आया है, इसका मतलब कि ड्यूरिंग रिएक्शन आपका HBr का कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ा है। ओके, और अगर HBr के कंसंट्रेशन में नेगेटिव चेंज आया है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ HBr क्या है, घटा है। तो आप देखो कि आपका जो ये सेकंड स्टेप है, इसमें HBr का कंसंट्रेशन में पॉजिटिव चेंज आया या नेगेटिव चेंज है। हमने देखा कि थर्ड जो आपका सेकंड स्टेप है, इसमें आपका HBr का कंसंट्रेशन बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपके रिएक्टेड मॉलिक्यूल तो थे Br रेडिकल और H2, इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, प्रोडक्ट, यानी कि आपका यहाँ पर को HBr का फॉर्मेशन हुआ है। इट मींस HBr का कंसंट्रेशन बढ़ा है। तो इस स्टेप के लिए जो हम वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इतना आया जैसे हमने एसएसए पे ली थी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ भी HBr का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ HBr का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें पता है पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन पे भी हमको देखने को मिल रहा है कि HBr का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि HBr का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जो चेंज आया है वो पॉजिटिव है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ रहा है। तो ये वैल्यू भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस स्टेप में यानी कि फोर्थ स्टेप में HBr का कंसंट्रेशन घट रहा है। क्यों, क्योंकि HBr यहाँ पर को एज अ इनिबिटर एक्ट कर रहा है। तो इनिबिटर एक्ट कर रहा है तो अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है, यानी कि HBr अपने आप को तोड़ रहा है और तोड़ के H2 और Br रेडिकल में तोड़ रहा है। तो अगर HBr का कंसंट्रेशन, अगर आपका HBr जो मॉलिक्यूल है, ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ये अगर अपने आप को तोड़ रहा है, अपना डिकम्पोज कर रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में क्या है, घट रहा है, क्योंकि ये एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है और नए प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि HBr का कंसंट्रेशन इस स्टेप में क्या है, घट रहा है। तो इस स्टेप के लिए जो वैल्यू आपकी आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर को वैल्यू निकालूं कि HBr का क्या कंसंट्रेशन है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, रिएक्शन कांस्टेंट क्या हो गया, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है आपकी Br रेडिकल इंटू क्या है H2। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी किस में लूंगी, मैं पॉजिटिव में लूंगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे HBr का कंसंट्रेशन में चेंज देखना चाहूँ तो मेरा चेंज किसके इक्वल आएगा, पॉजिटिव चेंज मुझे देखने को मिलेगा। और ये किसके इक्वल होगा, K3 यानी कि कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट का, H रेडिकल का कंसंट्रेशन और Br2 का कंसंट्रेशन। ओके, और थर्ड हमारा यहाँ पे भी हमारा HBr इन्वॉल्व है, तो अगर इसके लिए मैं रिएक्शन लूंगी तो रिएक्शन में किस में लूंगी, नेगेटिव में, क्योंकि HBr क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। तो मैं क्या लूंगी, कांस्टेंट हो जाएगा K4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल H रेडिकल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HBr। तो मेरे को ये तीन स्टेप मिल गए, इन तीनों स्टेप में ही हमारा HBr इन्वॉल्व है। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को अब किसके इक्वल रख दूंगी, इन तीनों के इक्वल रख दूंगी। तो देखो मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2 इंटू Br रेडिकल इंटू H2। तो यहाँ लिखा K2 इंटू Br रेडिकल इंटू H2, प्लस किया हुआ है, देखिए यहाँ हमने प्लस लिया है तो नीचे भी हमने यहाँ पे लिया प्लस, प्लस करके क्या आया, K3H रेडिकल Br2, K3H रेडिकल Br2, उसके बाद माइनस करके क्या आया, K4H रेडिकल HBr, तो माइनस K4H रेडिकल HBr। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमने यहाँ पर को रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया, बस हमने रेट ही तो निकालनी थी, रेट हमने निकाल दी। ठीक है, लेकिन अब रेट में एक प्रॉब्लम है। रेट में प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है,
कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ Br2, कंसंट्रेशन ऑफ HBr। तो अगर हमको इन तीनों के कंसंट्रेशन मिल जाए तो हमको रेट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन हमको पता है रेट इन तीनों के कंसंट्रेशन के साथ साथ इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है, जो है आपकी Br रेडिकल और H रेडिकल। तो दो H रेडिकल है, एक Br रेडिकल। तो आपको क्या, अगर रेट निकालनी है तो इन तीनों के कंसंट्रेशन के साथ साथ इंटरमीडिएट जो है आपका Br रेडिकल और H रेडिकल, इनका कंसंट्रेशन भी नोन होना चाहिए। जब आपको सबके कंसंट्रेशन मिल जाए तब आपको क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी मिल जाएगी। तो अब हम इनका तो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, बट इंटरमीडिएट का नहीं निकाल सकते, बिकॉज इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है। उसको स्टेबल करना मतलब उसके लिए वैल्यू निकालना कि वो कितने कंसंट्रेशन की, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। ओके, अब इसी डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमने एसएसए का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हम लोग क्या करेंगे, एसएसए आपको क्या बोलता था, एसएसए आपको ये बोलता था कि किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, उसका जो कंसंट्रेशन अगर आपको निकालना है तो उसके कंसंट्रेशन को आप जीरो बोल दो, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन को आप नेग्लेक्ट कर दो, उसके कंसंट्रेशन में चेंज को नेग्लेक्ट कर दो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे इंटरमीडिएट जो कि Br रेडिकल और H रेडिकल है, उसमें हम लोग एसएसए का कॉन्सेप्ट लगा के, जो हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको लगा के क्या है, इनके कंसंट्रेशन को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं दोनों रेडिकल के लिए, H रेडिकल और Br रेडिकल के लिए एसएसए लगाती हूँ। और एसएसए का फॉर्मूला क्या था, di डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0, और I मतलब आपका यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट। तो देखो सपोज मैं अगर एसएसए H रेडिकल के लिए बना रही हूँ, तो इंटरमीडिएट के बदले मैं H रेडिकल लिख लूंगी, तो मैं बोलूंगी DH रेडिकल डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0। और अगर Br रेडिकल के लिए निकालूंगी तो dBr रेडिकल डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0। तो मेरी ये दो इक्वेशन मेरे को मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो जैसे हमने यहाँ पर को क्या किया, DHBr की वैल्यू निकाली थी, DHBr की हमने ये पूरी वैल्यू निकाली। सिमिलरली अब हमने क्या है, DH रेडिकल की वैल्यू निकाली और DBr रेडिकल की वैल्यू निकाली, जैसे DHBr की निकाली थी। तो क्या करेंगे, हम ऊपर रिएक्शन में जाएंगे और देखेंगे कि H रेडिकल कौन कौन से स्टेप में इन्वॉल्व है। अगर जिस जिस स्टेप में इन्वॉल्व होगा तो उसमें H रेडिकल में क्या चेंज आया उसको हम लिखेंगे। उसके बाद Br रेडिकल में कितना चेंज आया वो हम लिखेंगे। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू लिख दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, H रेडिकल की। तो आप देखिए H रेडिकल आपके कौन कौन से स्टेप में इन्वॉल्व है। तो पहले स्टेप में H रेडिकल इन्वॉल्व है, नहीं है। दूसरे स्टेप में H रेडिकल इन्वॉल्व है, बिल्कुल है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड स्टेप में H रेडिकल इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। और फोर्थ स्टेप में भी है, लेकिन फिफ्थ में H रेडिकल इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि इन तीनों स्टेप में ही आपका H रेडिकल इन्वॉल्व है। अब आपने देखना है कि H रेडिकल में कितना चेंज आया H रेडिकल के कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो वही देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। तो देखो पहले स्टेप में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि पहले स्टेप में आपका H रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, ओके। और इस स्टेप में देखो H रेडिकल आपका क्या है, कंज्यूम हुआ है। आपके पास H रेडिकल था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, लेकिन प्रोडक्ट में वो गायब हो गई, यानी कि H रेडिकल आपने कंज्यूम किया रिएक्शन में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और यहाँ पे कैसी वैल्यू आएगी, अगेन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे H रेडिकल एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखो इन तीनों के लिए इक्वेशन हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी पहले केस में। तो हमारा K2 क्या हो जाएगा, K2 इंटू Br रेडिकल इंटू H2, लेकिन यहाँ वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो हमने वैल्यू लिया है पॉजिटिव में, ठीक है। और K3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे K3, यानी कि इस स्टेप में क्या हो जाएगा, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज H रेडिकल इंटू Br रेडिकल, लेकिन वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि इस स्टेप में अगर हम H रेडिकल की बात करें, पहले हम HBr की बात करें थे, तो HBr का तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन H रेडिकल का क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। तो वैल्यू आपकी किस में आएगी, नेगेटिव में। और अगले स्टेप में देखो यहाँ पे भी आपका H रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और वैल्यू क्या आएगी, K4 इंटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज H रेडिकल इंटू HBr। तो ये तीन वैल्यूज हमने निकाल दी। अब इन तीन वैल्यू को हम किसके इक्वल रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H रेडिकल। तो हमने क्या लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H रेडिकल डिवाइडेड बाय dt, जो कि किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू एसएसए। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, हमने ये वैल्यूज एज इट इज ले ली। देखो प्लस में लिया K2 इंटू Br रेडिकल इंटू H2, K2 इंटू Br रेडिकल इंटू H2, माइनस में हमने क्या लिया, K3 इंटू H रेडिकल Br2, K3 इंटू H रेडिकल Br2, अगेन माइनस में हमने क्या लिया, K4 इंटू H रेडिकल इंटू HBr। तो ये इक्वेशन हमको ऑब्टेन हो गई, समझ में आए। यानी कि जैसे DHBr के लिए क्या था, वैसे हमने DH रेडिकल के लिए कर लिया। अब सेम चीज हम लोग DBr रेडिकल के लिए करेंगे। हम देखेंगे कि Br रेडिकल कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है और उसमें कितना चेंज आ रहा है, किस टाइप का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो देखो Br रेडिकल आपकी सारे स्टेप में इन्वॉल्व है। कैसे, पहले स्टेप में भी Br रेडिकल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। दूसरे स्टेप में Br रेडिकल आपका कंज्यूम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी। थर्ड स्टेप में Br रेडिकल क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी पॉजिटिव।
फोर्थ स्टेप में भी बी आर रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। फिफ्थ स्टेप में बी आर रेडिकल कंज्यूम हो रहा है तो वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव। तो मैंने सिंबल्स लगा दिए और इनकी वैल्यूज भी लिखी हुई है। तो देखो पहले स्टेप का क्या बनेगा, इसका कांस्टेंट है K1, तो K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको क्या बोला था कि पहले स्टेप में आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे नहीं, आपने कितनी इंटेंसिटी की लाइट अब्सॉर्ब की है उस पे। तो मैं क्या लिखूंगी, प्लस का साइन लगाऊंगी, K1 कांस्टेंट लिखूंगी, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बदले कंसंट्रेशन ऑफ आई एड्सॉर्प्शन लूंगी, यानी कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन आपका हुआ है, कितनी चीज आई। अब K2 की अगर मैं बात करूं, वैल्यू मैंने नेगेटिव ली, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज बी आर रेडिकल इंटू H2, ठीक है। और थर्ड स्टेप में वैल्यू मैं पॉजिटिव में लूंगी, क्या हो जाएगी वैल्यू, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज H रेडिकल एंड Br2 रेडिकल, Br2, ओके। और फोर्थ स्टेप में क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, देख लीजिए वैल्यू पॉजिटिव में है। और क्या होगा, K4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H रेडिकल इंटू HBr, ओके। और फिफ्थ में क्या हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव में आएगी और कंसंट्रेशन ऑफ Br रेडिकल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br रेडिकल, या फिर हम बोल सकते हैं Br रेडिकल का स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास ये तीन वैल्यू, सॉरी 5 वैल्यूज हमको मिली है। अब इन 5 वैल्यूज को हम किसके इक्वल रख देंगे, डी बी आर रेडिकल डिवाइडेड बाई डी टी के इक्वल रख देंगे। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ये पूरी वैल्यू आप देख सकते हो एज इट इज मैंने ऊपर से नीचे लिख दी, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीख लिया, अब आपको बस रिएक्शन को, मतलब ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, ठीक है। अब आपको इजी इजी सा चीजें आएंगी। अब आप क्या करेंगे, देखो अब आपने इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर आप क्या करेंगे, इसे मैं इक्वेशन है, इसे इक्वेशन बी बोल दूं, तो इन दोनों के बीच में अगर आपको रिलेट करना है, तो आपको रिलेट करने की चीज ये मिलेगी कि इन दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन K2, K3 एंड K4, ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है। जैसे इसमें भी देख रहे हो K2 वाला पोर्शन, K3 वाला पोर्शन, K4 वाला पोर्शन आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, डिफरेंस ये कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आपकी पॉजिटिव में है, यहाँ वैल्यू आपकी नेगेटिव में है। यहाँ वैल्यू आपकी K3 की नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है। K4 की वैल्यू नेगेटिव में है, लेकिन K4 की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में है। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को सेम साइन में कर दे तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या करूंगी, इक्वेशन बी को कुछ इस तरीके से सॉल्व करूंगी। मैंने यहाँ पर डी बी आर डिवाइडेड बाई डी टी एज इट इज लिखा है, और इसे किसके इक्वल कंसीडर किया, देखो मैंने क्या किया, K1 आई एड्सॉर्प्शन एज इट इज लिया, लेकिन क्या कर दिया, इस नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन कर दिया। कॉमन कर दिया मतलब क्या है, इस पूरी वैल्यू को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिया, ठीक है, और इस नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन कर लिया। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन करती हूँ तो मैं क्या कहूंगी कि ये वैल्यू मेरी, ये जो आपकी K2 Br रेडिकल H2 है, इसको मैंने अंदर क्या लिया, पॉजिटिव में लिया है। क्योंकि अगर मैं इसे पॉजिटिव में लूंगी तो जब ये ब्रैकेट को आप खोलोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ये जो वैल्यू आपकी ऑलरेडी पॉजिटिव में थी, इसको मैंने नेगेटिव में लिया, क्यों, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव चार्ज को कॉमन ले रही हूँ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वैल्यू को मैंने किस में ले लिया, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ आगे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो रिएक्शन को मैंने क्या है, रिएक्शन में इस पूरे इक्वेशन में मैंने नेगेटिव चार्ज को कॉमन ले लिया, और जैसे ही मैंने नेगेटिव चार्ज को कॉमन ले लिया, ये चीजें उल्टी हो गई। कैसे, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर की वैल्यू से बिल्कुल रिलेट कर रहा है। ये वैल्यू आपकी K2 वाली पॉजिटिव आपको मिली, K3 वाली नेगेटिव मिली, K4 वाली नेगेटिव मिली। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे इसको कट कर सकते हैं, इससे इसको कट कर सकते हैं, इससे इसको कट कर सकते हैं। तो बची हुई इक्वेशन हमारी क्या बनी, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी इक्वेशन क्या बनी, DBr वाली हमने बना दिया, DBr डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू आई एड्सॉर्प्शन हो गया, के आई इंटू आई एड्सॉर्प्शन, माइनस में आपको ये माइनस साइन है, माइनस में आपको क्या मिला, बस ये इक्वेशन तो हमारी कट गई है, बचा के आपका K5 इंटू बी आर रेडिकल का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, K5 इंटू बी आर रेडिकल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन हमारी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से सॉल्व की और इसे किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल। इतना आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें आपस में इक्वल है। डी बी आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, ओके। तो हमने क्या है, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, इसको मैं अगर सपोज यहाँ से हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा K1 आई एड्सॉर्प्शन माइनस K5
इनटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी आर रेडिकल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेन काम हमारा क्या है, हमको बी आर रेडिकल की वैल्यू निकालनी है और एच रेडिकल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन से आप बी आर रेडिकल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करेंगे, पहले इस पूरी वैल्यू को K5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर रेडिकल का स्क्वायर, इसको कहाँ डाल देंगे, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में डाल देंगे। तो राइट हैंड साइड में जैसे आप डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, K1 इंटू आई एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी, K5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर रेडिकल का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से K5 को नीचे डाल सकते हैं। तो K5 यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, K1 डिवाइडेड बाई K5, आई एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आर रेडिकल का स्क्वायर। अब मैं इस बी आर रेडिकल को के स्क्वायर को अगर बी आर में कन्वर्ट करना चाहूँ, बी आर रेडिकल में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं या फिर यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाऊं, बात बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आपका स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, बी आर रेडिकल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K1 डिवाइडेड बाई K5 आई एड्सॉर्प्शन का स्क्वायर। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे बी आर रेडिकल की वैल्यू निकाल दी। हमने बस क्या करना है, यहाँ पे बी आर रेडिकल और एच रेडिकल की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम एसएसए के थ्रू निकाल रहे हैं। तो हमने पहले दोनों की इक्वेशन लिखी और काट के हमने पहले किसकी वैल्यू निकाल दी, बी आर रेडिकल की वैल्यू निकाल दी। तो हमें बी आर रेडिकल का कंसंट्रेशन पता चल गया। अब अगर हमको क्या है, बी आर रेडिकल का कंसंट्रेशन पता चल गया तो हम इसको क्या आसानी से यहाँ पे पुट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बी आर रेडिकल का तो पता चल गया, लेकिन एच रेडिकल का तो अभी भी पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे एच रेडिकल की वैल्यू निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, यहां से जो आपको बी आर रेडिकल की वैल्यू आई है, इसे आप कहाँ पुट कर दोगे, इस इक्वेशन में। ये जो आपकी एच रेडिकल की इक्वेशन आई थी ये वाली, इसमें क्या करोगे, बी आर रेडिकल की, देखो मैं इससे लिखती हूँ, ये हटा दिया। यहाँ पे जो आपका एच रेडिकल आपको दिया हुआ, आपको क्या एच रेडिकल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आपको बी आर रेडिकल दिया हुआ है, इस बी आर रेडिकल पे ये वाली वैल्यू को पुट कर दो जो आपने निकाला है। तो अगर आप पुट करोगे तो देखो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी। मैंने यहाँ जीरो किया क्योंकि पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल है। तो जीरो इज इक्वल टू K2, यहाँ आपका K2 है ना, आप देख लीजिए, ये आपका K2 है इंटू बी आर रेडिकल है। बी आर रेडिकल के बदले आपने क्या कर दिया, ये वाली बी आर रेडिकल की वैल्यू रख दी, विच इज K1 डिवाइडेड बाई K5। आई एड्सॉर्प्शन का हाफ भी कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो, इंटू आपका क्या हो जाएगा H2। इतनी चीज क्लियर आई। तो अब हमने क्या किया, पहले बी आर रेडिकल की वैल्यू रखी, उसके बाद आगे की चीजें एज इट इज रखी, माइनस K3 माइनस K4। तो देख लीजिए हमने लिखा है माइनस K3 की वैल्यू और माइनस K4 की वैल्यू। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपने कुछ नहीं किया है, आपने जस्ट एक काम किया। आपने क्या किया, देखो मैं K3 एंड K4 बोलूंगी तो वैल्यू तो आपको पता ही है। अब आप क्या करेंगे, इस K3 एंड K4 को क्या करेंगे, इज इक्वल साइन के क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डालेंगे। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड डालेंगे तो K3 का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाएगा, K4 का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाएगा। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आपने K2 वाली को एज इट इज लिखा है, इज इक्वल का साइन लगा के आपने K3 लिखा है और प्लस करके आपने क्या लिया है, K4। इतनी चीज क्लियर आई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो अब आप क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे K3 एंड K4 इन दोनों के पास H रेडिकल है और आपको H रेडिकल की तो वैल्यू निकालनी है। इस H रेडिकल की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इस H रेडिकल को कॉमन ले लेंगे। तो अब जैसे इस H रेडिकल को कॉमन लेंगे, बची हुई वैल्यू आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। क्या बचा, K3 इंटू बी आर रेडिकल BR2। ठीक है, तो K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BR2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, K4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HBr। आपने H रेडिकल को बाहर ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बस इस अगर आपको H रेडिकल की वैल्यू निकालनी है तो आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, तो देखो आपके पास क्या बचा, H रेडिकल आपका बाहर बचा, तो अंदर क्या बचा, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 प्लस क्या हो जाएगा, K4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HBr, और बचे हुए H रेडिकल आपने कॉमन ले लिए। अब अगर आपको H रेडिकल की वैल्यू निकालनी है तो अब आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड में डाल देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, H रेडिकल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई K5। आई एड्सॉर्प्शन की पावर क्या हो जाएगी, हाफ, और इंटू क्या होगा, H2 डिवाइडेड बाई K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 प्लस आपका K4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HBr। तो देखो आपको यहाँ पे क्या है, H फ्री रेडिकल की वैल्यू भी मिल गई। तो हमको H रेडिकल की वैल्यू चाहिए थी, Br रेडिकल की वैल्यू चाहिए थी, दोनों मिल गई। तो देखो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल थी, मैंने ये चीज आपकी एज इट इज यहाँ लिखी हुई है। देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको मैंने वापस से नीचे लिख दिया, जो हमने रेट निकाली थी, जो हमने क्या निकाला था, D
HBr डिवाइडेड बाय dt की जो वैल्यू निकाली थी वो किसके इक्वल थी, रेट की वैल्यू इसके इक्वल थी। लेकिन यहाँ हमको Br रेडिकल, H रेडिकल की वैल्यू नहीं पता थी, जिसकी वजह से रेट को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब हमने क्या है, H रेडिकल की वैल्यू भी निकाल दी, Br रेडिकल की वैल्यू निकाल दी। तो क्या मिला, तो देखो Br रेडिकल की वैल्यू क्या थी, K1 डिवाइडेड बाय K2 I एड्सॉर्प्शन की पावर हाफ, और H रेडिकल की वैल्यू क्या थी, K2 इंटू K1 डिवाइडेड बाय K5 I एड्सॉर्प्शन की पावर हाफ इंटू H2 डिवाइडेड बाय K3 कंसंट्रेशन ऑफ Br2 प्लस K4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HBr। तो अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू को बस पुट कर देना है। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइनली फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड Br2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कुछ इस टाइप की आपको ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने कुछ नहीं किया, बस इनकी वैल्यू को पुट कर दिया है। लेकिन अब हमारा रेट देख सकते हैं आपको कितना बड़ा दिख रहा है। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, बार बार बोलना नहीं चाह रही हूँ, बाकी आपने चीजें वही की है। देखो K2 हो गया, और आपने Br की वैल्यू को ये पूरा पुट किया इंटू आपका क्या है H2, और यहाँ पे आपने लिखा K3 इंटू आपने ये पूरी वैल्यू H रेडिकल के बदले ये पूरी वैल्यू पुट किया इंटू क्या लिखा आपने Br, और यहाँ पे आपने लिखा K4, और यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ HBr, आपने कंसंट्रेशन ऑफ HBr, और यहाँ पर आपने पूरे Br रेडिकल की सॉरी H रेडिकल की पूरी वैल्यू यहाँ पर को पुट कर दी। तो आपको रेट कुछ इस टाइप का मिला, बट ये रेट आपका बहुत भयंकर है, मतलब बहुत बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के जो स्टेप्स हैं आप वो पूरे करें या ना करें, आप फाइनली इतना बोल दीजिएगा। देखिए, आप इतना बोलेंगे कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को जब आपने रिड्यूस किया, इसको रिड्यूस करने के बाद आपको क्या, अपने रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर एक इक्वेशन ऐसी मिलेगी, एक वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी, K2 इंटू K1 डिवाइडेड बाय K5 का हाफ। ओके, तो जब आप इसे क्या है 2 टाइम्स लेंगे, यानी कि जब आप इसकी 2 वैल्यू लेंगे, तो इस पूरी वैल्यू को हम एक सिंगल टर्म से, एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज K। तो हम बोलेंगे हम इस पूरी वैल्यू के बदले एक सिंगल कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, जो कि किसके इक्वल है, K के इक्वल है। ओके, तो एक कांस्टेंट हम लोग K का यूज करेंगे, अब एक कांस्टेंट हम लोग K डैश का यूज करेंगे। तो K डैश किसके इक्वल होगा, K4 डिवाइडेड बाय K3, यानी कि आपकी पूरी रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपको K4 डिवाइडेड बाय K3 मिल रहा है, उसके बदले आप K डैश यूज करेंगे। और K2 इंटू क्या होगा, K1 डिवाइडेड बाय K5 का हाफ अगर आपको मिलेगा, तो उसके बदले आप K का यूज करेंगे। इन दो कांस्टेंट का अगर हम यूज करेंगे तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके से कि रेट इज इक्वल टू K इंटू होगा I एड्सॉर्प्शन का हाफ इंटू H2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस K डैश इंटू HBr डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Br2। तो ये जो इक्वेशन हमको मिली है, ये बहुत ही ज्यादा रिड्यूस फॉर्म है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड Br2। तो हम बोलेंगे ये हमारी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसको हमने रिड्यूस करके बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो K की वैल्यू आपकी इसके इक्वल है और K डैश की वैल्यू आपकी इसके इक्वल है। आप जस्ट ये बता दीजिएगा। तो ये हमने फाइनली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया जो हमको निकालना था। और इस रेट ऑफ रिएक्शन से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई एड्सॉर्प्शन के, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन। तो देखिए हमने बस कुछ नहीं करना, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। हमने क्या होता है, एक तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमको स्लाइड्स में मेरे को आपको चीजें शो करनी होती है तो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, लेकिन होप आपको इतना क्लियर आएगा। हमने कुछ नहीं करना, हमने पहले अपनी रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन के लिए हमने मैकेनिज्म फॉलो करना है। मैकेनिज्म जब हम फॉलो करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकालेंगे, तो रेट निकालने के वजह से हमको सिंपली ये पता चलेगा कि हमारा जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे तो कर ही रहा है, साथ ही साथ इंटरमीडिएट पे भी कर रहा है, विच इज फ्री रेडिकल एंड एच रेडिकल। तो अब हमने क्या है, फ्री रेडिकल और एच रेडिकल का कंसंट्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने इससे पहले एसएसए का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो एसएसए के थ्रू हमने क्या किया, Br रेडिकल और एच रेडिकल की वैल्यू निकाली, और सिंपली निकाली जैसे हमने एसएसए में मैंने आपको बताया था स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, वैसे ही किए। और Br और एच रेडिकल की जब वैल्यू मिली उसको हमने रेट में पुट कर दिया, बस हमारी रेट निकल गई। बट रेट थोड़ी सी हैवी थी, बहुत बड़ी थी, इसको हमने रिड्यूस करने के लिए कांस्टेंट का यूज किया, और कांस्टेंट का यूज करके हमको रेट निकल गया। बस इतना सा आपने काम करना। और सेम काम आप कहाँ करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमीन हमने कर लिया, हाइड्रोजन क्लोरीन में करेंगे। इतनी चीज आई। तो सिंपल सी आपकी रिएक्शन थी। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। और जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि आपने माइंड पर रखनी है, वो ये कि अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करते हुए जाइए। तो अभी हम लेक्चर को फिनिश करें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।